हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस वेल वर्स्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे साथ अंसर महमूद राव साहब हैं। इन्होंने काफ़ी सारे इदारों में काम किया है। आज हम इनसे कुछ टिप्स भी सीखेंगे, लेकिन एक एचआर मैनेजर या एचआर ऑफिसर के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें रिस्पॉन्ड करके बताते जाएंगे कि आप रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू अंसर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपके यहाँ तशरीफ़ आने का शुक्रिया। इस्लामाबाद में हम यहाँ पर जैस्मिन गार्ड में बैठ के कुछ टिप्स पूछ रहे हैं। अब मेरा सबसे पहला, क्योंकि रिक्रूटमेंट सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स क्या होगा? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि बीइंग इंटरव्यू, आपने जब भी किसी इंटरव्यू पैनल के सामने जाना है तो सबसे पहले अपना इंप्रेशन आप अच्छा दें। जब वो पूछते हैं कि जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो जवाब सिंपल सा दें, इतना कि एज़ यू नो एज़ पर माई रिज्यूमे कि माई नेम इज़, नेम ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस वो इस चीज़ पे वो होते हैं तो आपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देख के बताना है कि जी मेरा नाम ये है और मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है और ये मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग करता हूँ। ज़्यादा इसमें इंतहाई अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना बैड इंप्रेशन जाएगा। सही। लिमिटेड से कंसाइज करके आपने बोलना है जब भी आप वहाँ पे इंटरव्यू देने के यानी लिए इस जाएं। पर कुछ अपने स्किल्स भी बताते जी जाएंगे जी अगर उनके पास भी। एग्जैक्टली आपने उनको बताना है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपने अप्लाई डिफरेंट पोस्ट के लिए किया होता है। अगर आप प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड किसी पोस्ट पे जा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट के तौर पे जा रहे हैं, या आप असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर के तौर पे जा रहे हैं, तो आपने अपनी वो क्वालिटीज़ जो कि उस फील्ड से रिलेटेड हो वो वहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल है कि क्योंकि जॉब आती है एचआर की, एडमिन की या एचआर की, व्हाट डू यू मीन बाय एचआर? एचआर क्या होता है? एचआर बेसिकली कोई भी जॉब आती है उसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपने मैनेज करने किसी भी इदारे से रिलेटेड, इदारे के अंदर रहते हुए, वो सारी एचआर में शामिल होंगी। उसके अंदर आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसमें आपने किसी के ट्रांसफ़र्स का प्रोसेस करना है, किसी को टर्मिनेट करना है, तो आपने किन रूल्स को अपने यूज़ करना है, किन को फॉलो करते हुए आपने कोई भी ऐसा कदम उठाना है, तो वो रूल्स जो हैं वो आपने फॉलो करना है। उसमें हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, एस्टा कोड से रिलेटेड तमाम रूल्स गाइडलाइन दी गई होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको हमने फॉलो करना होता है इन सारी चीज़ों को। अच्छा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है? इसको कैसे हम कर सकते हैं? और गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है? और अगर ऑटोनमस बॉडी है तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, ऑटोनमस बॉडी हो, गवर्नमेंट का हो या सेमी गवर्नमेंट हो, जो भी इदारे होंगे उसके अंदर रिक्रूटमेंट का तरीक़ाकार सेम फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों में आप, अगर ऑटोनमस बॉडी है तो आपने बीओजी से अप्रूवल लेनी है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपने एफपीएससी और पीपीएस, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रिक्रूटमेंट के इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के ऑथोराइज, उनके थ्रू आपने करना होता है। होता ही है कि रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह अगर आपने गवर्नमेंट के कोई रूल करना है तो 1 to 16 या 15 स्केल तक के जितने भी लोग होंगे, 15 स्केल तक के, वो आप डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बीइंग एचआर हेड आप जो है ना उसका करते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम अडॉप्ट करना होगा। आपको सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट देनी होगी, आपने क्राइटेरिया फिल करना है, आपने उस एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें टोटल डिफ़ाइन करना होगा, और विद इन 15 डेज़ आपने 15 डेज़ का काम उनको टारगेट देना है। आफ्टर 15 डेज़ जो है आप कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर सकते किसी से भी, वो रूल्स की वायलेशन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि जी अगर आपने 16 स्केल से अबव, वो आपने देखना है, और जितने भी स्केल आप अबव जाएंगे एज ऑफिसर ग्रेड में, वो सारे आप एफपीएससी के थ्रू करेंगे। उसमें आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो डायरेक्ट वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ रखने हैं तो वो आप खुद कर सकते हैं। वो बेशक आप 1 to 20, 21 एमपी स्केल्स में आप कर सकते हैं। वो हमारे पास जो है फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से भी और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से भी रूल्स दे दिए गए हैं कि हमने कौन से लोग किस तरीके से भर्ती करने होते हैं स्केल वाइज। अच्छा, लॉन्ग लिस्टिंग और शॉर्ट लिस्टिंग में डिफरेंस क्या है? लोग लॉन्ग लिस्टिंग कहते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं। ये लॉन्ग लिस्टिंग क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग क्या देखिए, है? शॉर्ट लिस्टिंग जो है किसी भी हवाले से आप किसी भी, जितने भी ज़्यादा लोग आप अप्लाई करने के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसमें आपने पहले तो कोटेज और वो बाकी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। तो जब आप एक ह्यूज क्वांटिटी में लोग एप्लीकेंट्स को देखते हैं कि जी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो आप क्राइटेरिया के मुताबिक लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि जो आपसे
آپ کی فیلڈ یا آپ کی جاب جو آپ آفر کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ جو کمپیٹنٹ ہوں ان کو شارٹ لسٹ کر سکیں، اور تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ سکے۔ لانگ لسٹنگ میں یہ ہے کہ آپ اوور آل جب بھی کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیں گے تو وہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹی کے طور پہ ہوگی، اور اس میں پھر آپ ایک ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں، اس ٹیسٹ کو آگے جو ہے نا فالو اپ کریں گے، اس ٹیسٹ کو پھر کلیئر کریں گے۔ اس میں آپ کسی بھی ٹیسٹ ایجنسی کو ہائر کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے ابھی تازہ جو رول بنائے ہیں ان کے مطابق ٹیسٹ جو ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے فی الحال فار دا ٹائم بینگ جو ہے کچھ چیزوں میں اپروول دی ہے، باقی انہوں نے بین کر دی۔ اچھا، میرا سوال یہ کہ ہمارے ریکروٹمنٹ کے ٹولس کیا ہیں، کیا یوز کر سکتے ہیں ٹول ہم ریکروٹمنٹ پر کرنے کے لیے؟ ریکروٹمنٹ کے ٹول جو ہے سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا دو تین چیزیں ہیں جو کہ مد نظر رکھ سکتے ہیں ٹولز کے طور پہ۔ ایک تو آپ سب سے پہلے شارٹ لسٹنگ کریں گے، اس کے بعد آپ ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں، انٹرویو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فار ایگزامپل کوئی چیز رکھی ہے کہ جی آپ ان اپلیکینٹس کو مین چیزوں میں ٹیسٹ کے طور پہ، اور ٹیسٹ میں جو کلیئر کر لیں ان کو انٹرویو کے لیے آپ کال کریں گے۔ لیکن گورنمنٹ رول یہ ہے کہ آپ جب ٹیسٹ اوور آل سب کے لیے ہوتا ہے آفٹر شارٹ لسٹنگ، اور یا اوور آپ لانگ لسٹنگ میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ جو ہے آپ تمام کا ٹیسٹ لے سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ انٹرویو کرنے کے لیے 5 کینڈیڈیٹس فار 1 پوسٹ آپ سلیکٹ کریں گے، تاکہ 5 لوگوں سے زیادہ کا آپ انٹرویو نہ کر سکیں۔ اچھا، کمیونیکیشن چینلز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے ایچ آر میں؟ ایچ آر کے اندر سب سے ریلائبل جو گورنمنٹ پروسیس یوز کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہارڈ ایویڈنس کے طور پر ان کو لیٹر ایشو کرنا ہوتا ہے۔ کتنے اقسام ہو سکتے ہیں لیٹرز کے؟ انٹرنل کمیونیکیشن کون سے اقسام ہو سکتے ہیں، کون کون سے لیٹر ہو سکتے ہیں؟ ایکسٹرنل کیا ہو سکتے ہیں؟ ایکسٹرنل کے لیے آپ نے ریٹن لیٹر ان کو لکھنا ہوتا ہے، اور انٹرنل کے لیے آپ اور ایکسٹرنل کے لیے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ٹیلیفونکلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن گورنمنٹ ایس او پیز کے مطابق آپ نے ان کو لیٹر لازمی ایشو کرنا ہوتا ہے۔ چلے ایک سوال میرا ہے، گورنمنٹ کے 2 آفیشلس آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، منسٹریز کرتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کون کون سے کمیونیکیشن کے چینل ہو سکتے ہیں، کون کون سے لیٹر نکلتے ہیں؟ جیسے او ایم ہو گئے، آپ کے یو ایم ہو گئے، یو آئی اے کیا ہے، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاتے جائیں کہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ لیٹرز وغیرہ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اوور آل پورے پاکستان میں کسی کے لیے بھی وہ کرنا ہے آفس میں ود ان دا آفیسز، تو آفس میمورینڈم ایشو کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو آپ نے ویسے جو ہے کوئی لیٹر لکھنا ہے تو ان آفیشیلی جو وہ آتا ہے تو ان آفیشیل آپ آفس میمورینڈم او ایم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی لیٹر کسی اور ادارے کو لکھیں گے تو نارمل لیٹر ہوں گے، لیکن وہ فار اسپیسیفک اس سے ہوگا۔ اگر اوور آل آپ سب کے لیے کریں گے تو آپ نے نوٹیفیکیشن نکالنے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی چیز گورنمنٹ نے رول پاس کیا ہے تو اس کو آپ نوٹیفائی کرتے ہیں اوور آل سب کے لیے، تو وہ نوٹیفیکیشن کے طور پہ آپ نکالیں گے تاکہ سب کو وہ کمیونیکیٹ ہو جائے۔ اس کو ایم کہیں آفس جی، میمورینڈم؟ آفس میمورینڈم جو ہے ود ان دا آفس چلے گا، اور نوٹیفیکیشن اوور آل تمام پبلک کے لیے یوز ہوگا۔ اچھا، ایک 2 ٹرمس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایم او یو، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا میرے خیال میں ایک اور بھی ٹرم ہوتا ہے اس کے اندر، جیسے میمو آف انڈرسٹینڈنگ ہے، دوسرا میمو آف انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایم او آئی۔ یہ اس کے علاوہ اور کوئی ٹرم ہے جو شارٹ ڈیفینیشن میں؟ ایم او یوز اور ایم او آئی جو ہیں یہ بیسیکلی وہ میمورینڈم ہیں جو ود ان دا 2 آرگنائزیشن جو ہے آپ جو ہے نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپس میں ایگریمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں بیسیکلی، اور یہ مین وہی ہیں جن پہ آپ دونوں آرگنائزیشن کی یا 2 پرسنس کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ایچ آر میں اور ایڈمنسٹریشن میں اگر کوئی پوزیشن آتی ہے کہ ایچ آر اینڈ ایڈمنسٹریشن، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے ایچ آر اور ایڈمنسٹریشن؟ دیکھیں، اگر ایک ہی پوسٹ ہے ایچ آر اور ایڈمنسٹریشن کی تو اس میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کسی بھی آرگنائزیشن کے یا آفس کے اور ایچ آر سے ریلیٹڈ معاملات وہ ایک ہی بندہ ہینڈل کرتا ہے۔ ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ایچ آر سے ریلیٹڈ جو ہے ٹوٹل ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ آپ نے کیسے جو ہے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے، کیسے ان کے ٹرانسفر کرنے ہیں، کیسے ان کو جو ہے نا آپ نے پروموشنز دینی ہے، کیسے ان کے اگینسٹ آپ نے کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایچ آر سے ریلیٹڈ۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں آپ نے تمام وہ چیزیں ہیں جس طریقے سے پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے، آپ نے پروکیورمنٹ کے علاوہ مینٹیننس سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے کسی بھی آفس کو آپ نے مینیج کرنا ہے تو اس کی لاجسٹک سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ یوز کی جائے گی۔ کیا پروکیورمنٹ میں ایچ آر ایڈمنسٹریشن کا رول ہے؟
अगर होए तो प्रोक्योरमेंट के लिए हम कौन से रूल फॉलो करते हैं? देखें, प्रोक्योरमेंट के अंदर जो है HR का इतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का होता है। सही है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोक्योरमेंट जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पोस्ट उसमें कहलाएगी। प्रोक्योरमेंट का जितना भी काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे आता है या लॉजिस्टिक्स बोर्ड वाली साइड पे आता है। लॉजिस्टिक्स बोर्ड एक वाइड वो है क्या टर्म है जिसके अंदर HR और प्रोक्योरमेंट से और लॉजिस्टिक्स बोर्ड वो सारी उसमें शामिल हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं। तो प्रोक्योरमेंट जो है उसमें आप जो है ना गवर्नमेंट ने पेपरा रूल हमें गाइड करने के लिए दिए हुए हैं और उसमें पेपरा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जो कि हमें गाइड करती है कि आपने प्रोक्योरमेंट कैसे करना है। उसमें हमारे पास जो है उन्होंने हमें बताया हुआ कि आप ओवरऑल किसी स्पेसिफिक वेंडर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, वो मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है। सही है। नॉर्मली रूल ये है कि 25,000 तक आप सिंगल कोटेशन पे ओपन मार्केट से जो है ना कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट बेसिकली यही होती है कि ये आपने लॉजिस्टिक्स कोड देने के लिए जो जो ऑफिस में रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आपने प्रोक्योरमेंट का कौन सा मेथड यूज़ करना है। उसमें हमारे पास एक सिंगल कोटेशन के तौर पे है, सिंगल इनवॉइस के तौर पे आप ओपन मार्केट से जाके जो चीज़ देखेंगे रेट का पता करेंगे और वो आप परचेज कर सकते हैं। वो आपको पेपरा ने अलाउ किया हुआ कि 25,000 रुपीज़ तक आप परचेज कर सकते हैं ऑन अ सिंगल कोटेशन। उसके बाद 25,000 टू 100,000 आप जो है 3 कोटेशंस पे आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, उसमें आप 3 कोटेशंस लेंगे मुख्तलिफ वेंडर से। उसमें आप वेंडर सिलेक्शन के लिए नॉर्मली अगर आपने प्रोक्योरमेंट का ज़्यादा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस आप देखते हैं तो आप मार्केट से वेंडर्स को अपने पास रजिस्टर्ड करते हैं। उसके लिए अपना कोई भी ऑटोनमस बॉडी है वो अपना रूल पास करती है और वो उसके मुताबिक जो है रजिस्टर करती है वेंडर्स को और उन्हीं से डिमांड करते हैं कि जी आप अपनी कोटेशंस दें अगर उन्होंने कोई चीज़ प्रोक्योर करनी है। अबव देन 100,000 ऑल हमें टेंडर करना पड़ता है और ये हमें अखबार में और पेपरा की वेबसाइट के अंदर हमें जो है ना पब्लिश करना पड़ता है और ताकि हमारे ऊपर जितनी भी ऑडिट बेसिकली ये तमाम चीज़ें ऑडिट ऑब्जेक्शंस से बचने के लिए भी होती हैं और इन चीज़ों से ये होता है कि हमें जो है ना स्मूथ वर्क के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम जो है ना ये रूल्स फॉलो करें। तो पेपरा की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह 1 मिलियन तक हम सिर्फ पेपरा की वेबसाइट पे ही अपलोड कर सकते हैं, हमें उस पर कोई इशू नहीं होगा, हमें न्यूज़पेपर पे देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों में हमें जो है ज़रूरी ये होता है कि 3 to 4 नेशनल न्यूज़पेपर्स में हमें एडवर्टीज़मेंट देनी होती है और पेपरा की वेबसाइट पे नेसेसरी होता है कि हमने अपनी एडवर्टीज़मेंट देनी है फॉर प्रोक्योरमेंट। अच्छा, पेपरा वैसे है क्या? पेपरा बेसिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये वो तमाम जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके लिए रूल्स, ये प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि आपने कैसे प्रोक्योरमेंट करना है इसको लीड ताकि कौन रूल्स करता की है? वायलेशन इसको लीड कौन करता है पीछे बैकअप की? इस पे पेपरा एक अथॉरिटी है, इसको खुद जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ये अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ताकि रूल्स को जो है ना ये इम्प्लीमेंट कर सके लोगों के उसमें प्रोक्योरमेंट के हवाले से। तो इसमें ये होता है कि ऑन स्पेशल केसेस इसमें लेट मी टेल यू वन थिंग कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर टाइम बार्ड इशू होते हैं तो उनमें हमें पेपरा की तरफ से स्पेशल जो है ना एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि ये हमारे मामलात हैं और इनमें हमें जो है ना प्रोक्योरमेंट करनी है तो हमारे पास टाइम शॉर्टेज है तो उसके लिए फिर हमें स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है जो कि हमें वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं जिनकी बेस पे हम जो है ना प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और टाइम के इशू के हवाले से हम 500,000 तक जो है वो हम ऑन 3 कोटेशन जो है परचेज़ कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं ऑन स्पेशल केसेस। तो उसमें हमें मज़ीद अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमने लेनी है, बाहर से इंपोर्ट करनी है, वो स्पेसिफिक कोई एक आध ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें अलाउ करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल व्हीकल हम परचेज़ करते हैं तो वो हमें पता है कि 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें उन्हीं के मामलात को लेकर और आगे फिर चलना तो हम स्पेसिफिकली वो कर सकते हैं। बट इन एडवर्टीज़मेंट हम किसी भी ब्रांड को मेंशन नहीं कर सकते कि हमें फ़लाँ ब्रांड ही चाहिए, हमें स्पेसिफिकेशंस न्यूज़पेपर में देनी पड़ेंगी, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उनके मुताबिक हमें जो है अच्छा, प्रोक्योरमेंट करना। रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए
कौन से मीन्स गवर्नमेंट कहती है आपने यूटिलाइज़ करके स्टूडेंट तक या कैंडिडेट तक पहुंचना है, वो मीन्स कौन से हों, किस तरह से हम मैक्सिमम लेवल यूज़ करके हम उसको रब्ता कर सकते हैं, चाहे हम ईमेल कर सकते हैं या रिटन टेस्ट के लेटर करते, लेटर टीसीएस करनी है या हमने गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस, इसके बारे में डिटेल से थोड़ा खुल के बताएं। देखें, जब आप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो उसमें आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि रिक्रूटमेंट के हवाले से ये चीज़ बहुत अहम है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं और इजी अप्रोचेबल हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पाकिस्तान पोस्टल सर्विस को यूज़ करना है। अगर हमारे पास टाइम शॉर्टेज है तो उसके लिए हमें जो है ना, जो हमारी कोरियर सर्विसेज हैं हम उनको कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा प्रेफर जो है वो पाकिस्तान पोस्टल की तरफ होना चाहिए। अच्छा, इनमें जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे या आम पब्लिक की तरफ आप जब भी किसी को वो करेंगे, कम्युनिकेशन के अप्रोच करेंगे, तो सबसे इजी वे आप न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के अलावा अगर आपने ओवरऑल पब्लिक को अप्रोच करना है, न्यूज़पेपर के बाद जो है फिर आप जब एडवर्टीज़मेंट देते हैं, लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप कोरियर सर्विसेज की तरफ या पाकिस्तान पोस्टल की तरफ या टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। ज़रूरी अथेंटिक रिसोर्सेज जो हैं, हमें ये कहा जाता है कि जी आपने फ़िज़िकली जो है ना लेटर्स जो हैं वो लाजमी डिस्पैच करने होते हैं ताकि वो इजी अप्रोच हो। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो अप्रोचेबल है वो थ्रू वो पाकिस्तान पोस्टल के थ्रू। अच्छा, कुछ सूरत ऐसी होती है कि कुछ कैंडिडेट आकर कोर्ट में चले जाते हैं कि भाई हमें इंटरव्यू के लिए लेटर नहीं दिया गया, अगर लेटर भेजा गया तो टाइम बिल्कुल शार्ट दिया गया था, तो उसको रिड्रेसल करने का क्या तरीका है? देखिए, उसके लिए हमारे पास यही रिसोर्सेज हैं कि हम पाकिस्तान पोस्टल या कोई भी उसमें अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो हमारे पास बाकायदा इसका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। HR और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्होंने उसको प्रोसेस किया होता है, उनके पास वो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है कि हमने विद इन डेट फॉर द 2 और 3 डेज़ के गैप के साथ हमने उनको लेटर इशू किया होता है। तो वो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है जो कि हम अदालत के अंदर या अगर वो कोर्ट में चले जाते हैं तो हम कोर्ट में वो शो कर सकते हैं कि जी हमने विद इन द टाइम पीरियड और विद इन 24 आवर जो है वो नेसेसरी होते हैं, तो 24 आवर का गैप लाजमी हो। उसके अलावा जो है ना आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में कैंडिडेट इस्लामाबाद बेस्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉल करती है पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, उसके लिए रूल्स के मुताबिक कितना टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि आप इतना टाइम दें ताकि वो कैंडिडेट पहुंच सके? तो रूल्स क्या कहते हैं उसके? रूल्स उसमें ये कहते हैं कि तकरीबन 1 वीक और 10 डेज़ लाजमी है। अच्छा, अगर आपने कोई इंटरव्यू डिसाइड किया है तो ये ज़रूरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में किसी को कॉल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आप उसको सिंध या बलूचिस्तान के किसी ऐसे इलाके में लेटर डिस्पैच कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है, और मैक्सिमम 15 डेज़। अच्छा, कंप्लेन का प्रोसीजर क्या होता है? कंप्लेन को कैसे हैंडल किया जाता है HR के हिसाब से? देखें, कंप्लेन अगर कोई भी आती है तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई भी चीज़ आपके बैक एंड पे नुकसानदेह तो नहीं है। उसमें उन चीज़ों को आप कोशिश करें कि कोई ऐसी मिस्टेक्स आपके पास नहीं होनी चाहिए ताकि आपको बाद में मसाइल हों। आप अगर टाइम के एतबार से विद इन टाइम हर चीज़ कर लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अदरवाइज़ आपको जो है ना एक फेस करना पड़ सकता है। तो अगर कोई बंदा हक पे है तो वो आपको जो है ना टफ टाइम दे सकता है। थैंक यू वेरी मच सर साहब, आपने बहुत डिटेल में HR की काफ़ी सारी चीज़ें बताई। आपके टाइम का बड़ा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।